हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी बोर्ड 10th की जो तैयारी है बोर्ड की बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। तो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जय प्रक्रम की। और इस चैप्टर की जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी जितने भी बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करें। और क्लास स्टार्ट करने से पहले पीछे की जितनी भी टॉपिक हो चुकी है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो आपका ये फर्ज है कि आपको एक एक टॉपिक को देखनी है। जो भी आपकी छुट्टी हुई क्लास है, अगर आपने नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, तो आप जाकर उसको पढ़ के देख लीजिए। ठीक है। चलिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। और बाकी सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिंक को शेयर करो ताकि जो भी बच्चे भी नहीं आए हैं वो भी आ जाएं। और आपको क्लास देखते हुए लिंक को शेयर करते रहना है कि बीच बीच में बच्चे आ जाएं। ठीक। चलो, पहला क्वेश्चन बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेटिक क्या है बेटा? प्रकाश संश्लेषण की, है ना, कौन सी क्रिया? प्रकाश प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होती है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की फंक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवों में। तो बेटा आप सभी को पता है बेटा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कौन करता है? हरे पौधों में, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरे पौधों में। ठीक है। जब भी पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करता है, तो आपका आंसर हमेशा होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा वो हरे पौधे करते, ना कि परजीवी, ना तो जंतु, ना तो कवक। हाँ, अपवाद स्वरूप एक जंतु आता, वो आता है युगलेना, जो कि दिन के टाइम में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, रात के टाइम में वो परपोषी वाला नेचर अपना लेता है। ठीक है। चलो अगला देखो, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य और अन्य जो मांसाहारी जीव हैं वो निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, इनमें से सभी। तो बताइए सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? बेटा बताइए, मनुष्य और अन्य जो मांसाहारी हैं इनमें से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? क्या प्रोटीन का नहीं कर पाते, या सेलुलोज का नहीं कर पाते, या वसा का नहीं कर पाते, या इनमें से सभी नहीं कर पाते? तो बेटा हमेशा याद रखना, भाई मनुष्य तो प्रोटीन भी खाता है, वसा भी खाता है, उसका पाचन तो जरूर होता है। होता किस चीज का नहीं है? सेलुलोज का। इसलिए आंसर क्या होगा? सेलुलोज। कि जो मनुष्य है या और भी अन्य मांसाहारी जीव है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। तो ऑप्शन नंबर सी बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? एक, दो, तीन, चार। बताइए, मनुष्य की जो मुख गुहा है इस मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी। बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन जोड़ी, क्योंकि मनुष्य की जो मुख गुहा है इनमें तीन ग्रंथियां पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तीन, यानी कि मनुष्य के मुख गुहा में तीन लार ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट, पित्त यानी जो बॉयल कहते हैं ना, पित्त मानी बाइल यानी जूस। तो पित्त कहाँ से स्रावित होता? आमाशय से, मुख गुहा से, यकृत से, छोटी आंत से। बताइए, ये जो बाइल है यानी पित्त यानी बाइल का मतलब है जो जूस है, पित्तरस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से, मुख गुहा से, यकृत से, या छोटी आंत से। तो बेटा यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो पित्त यानी जो बाइल है ना, जो जूस है वो कहाँ से स्रावित होगा? वो यकृत से होता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किससे? यकृत से। ना कि अमाशय, ना तो मुख गुहा, ना तो छोटी आंत। ठीक। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, या इनमें से सभी।
तो बताइए ट्रिप्सिन एंजाइम एंजाइम का कार्य है। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, इस एंजाइम का क्या कार्य है? ये प्रोटीन का पाचन करते हैं या वसा का पाचन करते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करते हैं या इन सभी का करते हैं? तो बेटा जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये पाचन किसका करता है? प्रोटीन का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 का क्या हो जाएगा? ई। 5 का क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर होगा। बेटा आपके पास, मैं आपको बता दूं, 10वीं के बच्चे आप सभी के पास आप टाइम नहीं रह गया है। अब आपको अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनानी है, बहुत ही बेहतरीन बनानी है, और बेहतरीन बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो कि मेहनत ना करें और आपकी बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस आप लेके आ जाओ, 90 प्लस लेके आ जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। 90 प्लस 95 प्लस लाने के लिए आपको इतने दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और वो दिन रात मेहनत ईमानदारी वाली। कुछ बच्चे होते हैं 4 घंटे 6 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते, कुछ और करते हैं। पढ़ाई के नाम पे धोखा, तो पढ़ाई के नाम पे धोखे नहीं करने हैं, ठीक है। चलो, मनुष्य की आहार नाल में यह एक अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशोषी अंग है। सिकम है, कोलन है, रेक्टम है, अपेंडिक्स है। तो बताइए बेटा छठा का आंसर क्या होगा? मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषी अंग है। जो मानव का एलिमेंट्री कैनाल है, ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल का एक अवशेषी अंग है। क्या सिकम होता है या कोलन या रेक्टम या अपेंडिक्स? तो बेटा मैं बता दूं, अपेंडिक्स जो होती है ये एलिमेंट्री कैनाल का एक अवशेषी अंग है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6 या C6H6। तो बताइए बेटा सातवें का राइट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चे? ए बी सी या डी? तो बेटा यहाँ पे जितने भी बच्चे का आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर सी कि C6H12O6, ये क्या है बच्चे? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप बताओगे C6H12O6, C6H12 और O6, ठीक है। चलो, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या बी और सी दोनों? बताइए बेटा आठवीं का इनमें से कौन सी एक ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, किससे? रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। तो टीबी है, डायरिया है, निमोनिया है, या टीबी और निमोनिया दोनों? बताइए, श्वसन तंत्र से संबंधित है ना, हमारी जो श्वास नाल से संबंधित। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी की क्या होगा? टीबी और निमोनिया दोनों, यानी कि बी एवं सी दोनों से। किससे? बी और सी दोनों से। कि देखो भाई टीबी भी जो हमें होता है और जो निमोनिया भी होता है, ये दोनों जो बीमारियां हैं, ये दोनों जो बीमारियां होती हैं, ये दोनों श्वसन से संबंधित होती है। ये दोनों बीमारियां क्या हैं? ये दोनों किससे संबंधित है? श्वसन से संबंधित होती है। अगला, किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, एटीएस या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, इनमें कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? क्रेब्स चक्र, है ना, क्रेब्स साइकिल नहीं होती, एटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो एटीएस नहीं होता, या ग्लाइकोलिसिस नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी कि क्रेब्स चक्र। किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? बेटा जब किण्वन की प्रक्रिया होती है तो ग्लाइकोलिसिस होती है और आपका एटीएस भी होता है। एटीएस चलेगा तब तो ऊर्जा मिलेगी,
एटीपी के रूप में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, ये तंत्र चलेगा, तभी तो ईटीएस यानी कि एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल यानी कि C3 जो केल्विन चक्र होता है या क्रेब्स चक्र होता है वो नहीं होता। ठीक है, चलो। निश्वसन, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या CO2। बताइए, यहाँ पे दो चीजें बेटा एक ही दे दी गई है, ये दो SO2 होना चाहिए कि बना लो यहाँ पे SO2। बताओ, तो निश्वसन द्वारा निकली वायु रहती है CO2, O2, N2 या SO2। बताइए बेटा क्या होती है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, निश्वसन बाहर ना, बाहर निकालना, तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, जो निश्वास के द्वारा जो निकली वायु रहती है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। क्या रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, ध्यान देना। अगला, किस प्रकार की श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार की श्वसन से बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है? वायु, अवायु एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की श्वसन से अधिक ऊर्जा मिलती है? बेटा जो ऑक्सीश्वसन, जो वायु श्वसन को हम कहते हैं ऑक्सीश्वसन, तो ऑक्सीश्वसन से हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा ही मात्रा में क्या मिलती है? ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलो। अगला, पौधों में श्वसन होता है, जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। तो पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो रूट में होती है, पत्तियों में होती है या तना में या इन सभी में। तो बेटा ध्यान देना, जो प्लांट में, जो पौधों में रिस्पायरेशन होता है, जो पौधा एक पौधा है और वो जो रिस्पायरेशन की क्रिया करता है तो वो क्या होगा? इन सभी में, यानी कि पत्ती में भी होगा, जड़ में भी होगा और तना में भी होगा। तो जितने भी बच्चे का आंसर डी होगा बिल्कुल सही है कि पौधों में श्वसन होता है तो वो किसके द्वारा? सभी के द्वारा, जड़ के भी द्वारा, पत्तियों के द्वारा और तना के द्वारा। ठीक है, चलो। अगला, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है हृदयघात, पक्षाघात, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन। जो ब्रेन हैमरेज है ना, ब्रेन हैमरेज हो जाता है भाई ना। ब्रेन हैमरेज का मतलब कि जो भाई ब्रेन की नस होती है वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। जो हमारी ब्रेन है, ब्रेन की जो नसें होती है वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। ठीक है, तो ब्रेन हैमरेज का, ठीक है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है हृदयघात है, पक्षाघात है, हाइपोटेंशन है या हाइपरटेंशन है। बेटा ध्यान देना, जो ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन। क्या? हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, क्या होगा? हाइपरटेंशन, ध्यान देना। नेक्स्ट, मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या होती है 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 5 होती है। बेटा ध्यान देना, जो मानव का हृदय है, जो मानव का हृदय है, तो मानव के हृदय में जो कोष्ठक की संख्या है, किसकी संख्या है? जो कोष्ठक की संख्या है वो संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें से 2 आलिंद, 2 क्या होंगे? 2 आलिंद होंगे और 2 निलय। 2 आलिंद और 2 निलय होती हैं। ठीक है, आलिंद छोटा, निलय बड़ा। ठीक है, चलो। हृदय में रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय में रक्त, हृदय से रक्त, जो हमारे हार्ट से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो बताओ बेटा 15 का। हृदय से रक्त, रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा,
आलिंदों द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। तो बेटा यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो निलय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि निलय के द्वारा। ठीक है, तो बेटा लिंक को शेयर करते रहने, बहुत ज्यादा लंबी आपकी क्लास नहीं चलेगी। आपकी क्लास चलेगी भैया 20 से 25 मिनट तक चलेगी। तो 20 से 25 मिनट में बहुत ज़्यादा आपका टाइम मुझे नहीं लेनी है, कम से कम टाइम में आपको संख्या बढ़ा के ले आने भाई, कि कम समय में हम ज़्यादा पढ़ लें, कम समय में एक चैप्टर हमारा ऑब्जेक्टिव का झंझट खत्म हो जाए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और बेटा यही ये वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आए हुए हैं और जिनके पूरे आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आपको 20 से 25 मिनट खुद भी देने हैं, लिंक को शेयर करके बच्चों को लेके भी आने हैं, ताकि एक क्लास में आपका एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का तो समस्या ही सॉल्व हो जाए, ऑब्जेक्टिव की आपकी समस्या ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, मक्खी में, मनुष्य में, पक्षी में, इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन, बेटा हीमोग्लोबिन ये पाया जाता है आरबीसी में, और इसी के कारण जो हमारा ब्लड होता है आरबीसी हमें लाल दिखाई देती है। डब्ल्यूबीसी श्वेत है, क्यों, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन का अभाव है। आरबीसी रेड है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, यानी पिगमेंट है एक प्रकार का, ये लाल पिगमेंट है, जैसे पर्णहरिम क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ठीक है, तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, मक्खी में, मनुष्य में, पक्षी में, इनमें से कोई नहीं। बेटा यहाँ पे आंसर क्या होगा, मक्खी में। किसमें नहीं होता, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ध्यान देना, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बात का ध्यान देना। चलो, रुधिर क्या है, रुधिर क्या है, एपिथेलियम उत्तक है, पेशी उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है, एपिथेलियम उत्तक है, पेशी उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है, या तरल संयोजी उत्तक है। बताइए बेटा फटाफट बच्चे, 17 का आंसर बताओ, बिल्कुल सही बताना। 17 वाले क्वेश्चन का आंसर बेटा बिल्कुल सही देना कि रुधिर क्या है, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। तो बेटा जो रुधिर होता है ये तरल संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा कि तरल संयोजी उत्तक है। क्योंकि तरल संयोजी उत्तक क्यों बेटा, क्योंकि मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में मैं पढ़ा रही थी कि जब एक प्रसव है ना, जब भ्रूणी परिवर्तन होता है उस टाइम जो कौन सा है ना, ये जो भ्रूणी झिल्ली यानी जो इनर सेल मांस होती है वो 3 जनन परतों का निर्माण करती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो मेसोडर्म से ही संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक का निर्माण होता है। तो रुधिर क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, चलो, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन और ऑक्सीजन का वहन। तो बेटा 18 का आंसर हो जाएगा जल का वहन, क्योंकि पादपों में जाइलम ही फ्लोएम दोनों एक संवहन बंडल होते हैं। पादप में जाइलम और ये जो फ्लोएम है ये संवहन बंडल होते हैं, और इन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ही, जाइलम के द्वारा ये जो जल होते हैं वो पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाते हैं, और फ्लोएम के द्वारा जो भोजन होता है वो प्लांट के विभिन्न विभिन्न भागों में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जल का वहन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, बताइए बेटा क्या है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप कौन सा है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है। सुक्रोज है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, बताइए ना क्या है। जल्दी 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 भाई बताइए। तो खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है बेटा, 19 का बता दो जल्दी जल्दी। तो बेटा ऑप्शन नंबर, जितने बच्चे ने ए करेक्ट किया है बिल्कुल सही है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। तो खाद्य पदार्थों का पौधों में मुख्य स्थानांतरण जो होता है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य स्रोत सुक्रोज होता है। क्या होता है बेटा, सुक्रोज। मानव हृदय घिरा हुआ होता है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। मानव हृदय घिरा हुआ होता है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से।
मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। बताइए किससे घिरे होते हैं? मानव हृदय घिरा हुआ होता है, तो बेटा मानव का जो हृदय है वो घिरा होता है ऑप्शन नंबर ए यानी पेरिकार्डियम से। ध्यान देना, मानव का जो हृदय है ना, जो बोला जाता है भाई मुट्ठी के आकार का हृदय, हमारे हाथ की मुट्ठी के आकार का जो ये हार्ट है ये पेरिकार्डियम से ढका हुआ होता है, ना कि जाइलम, फ्लोएम और प्लाज्मा से। ठीक है, तो पेरिकार्डियम से। अगला, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC है, लसिका है, RBC है, या इनमें से कोई नहीं? ऑक्सीजन का वाहक यानी कि भाई जो ये ऑक्सीजन है इसको शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC है, लसिका है, RBC है, इनमें से कहीं नहीं। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। सभी बच्चे इसके करेक्ट आंसर बताओ कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? कौन ऑक्सीजन का वाहक है? WBC है, लसिका है, RBC है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए, थोड़ा ध्यान देना, ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो कौन होगा? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि RBC। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो RBC होता है, क्योंकि RBC का कार्य होता है भाई, जब फंक्शन ऑफ ब्लड की हम बात करते हैं, जिनमें हम RBC की बात करते हैं, तो RBC के द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? जो प्रोटोजोआ है यानी कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या आएगा भाई? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सारे क्या है? प्रोटोजोआ है। ये सारे कहाँ है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण के द्वारा, परासरण के द्वारा, अवशोषण के द्वारा, या निष्कासन के द्वारा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए कि विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण विधि द्वारा। ये जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत चाहे आपका क्या है, ये पैरामीशियम आए, है ना, ये आपका जो ये चाहे पैरामीशियम आए, है ना, ये पैरामीशियम आए, या ये अमीबा आए, या यूग्लिना आए, है ना, या यूग्लिना आए, ये जितने भी जीव आएंगे सभी क्या करेंगे? अवशिष्ट पदार्थों का जो इनके अंदर निष्कासन होता है वो कैसे होगा? विसरण के द्वारा होगा। ठीक है, चलो अगला, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलस है, निलय है? बताइए कौन है? ठीक है, तो बेटा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। ठीक है, नेफ्रॉन जो होती है वो वृक्क की, है ना, ये मानो ये एक धमनी है और यहीं पे एक सिरा है ना, धमनी और सिरा है। अब ये हमारा वृक्क है ना, और यहाँ पे पैलिक्स भाग होता है, और पैलिक्स भाग के बाद बच्चे यहीं पे हमारे क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। तो ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई दोनों होते हैं। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों होते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? वृक्क है, रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, अग्नाशय है? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? वृक्क है, रक्त है, या श्वेत ग्रंथि है, या अग्नाशय है? बताइए, श्वेत ग्रंथि है, या अग्नाशय है, या वृक्क है? बेटा यहाँ मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि वृक्क होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद है, टैनिन है, रीजिन है, इनमें से सभी? तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद है, टैनिन है, रीजिन है, इनमें से सभी? तो पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो कौन से है भाई? गोंद है,
टैनिन है, रेजिन है, इनमें से सभी है। तो बेटा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, कि इनमें से सभी। जो पौधे होते हैं, है ना, एक मानो ये प्लांट है, ये एक प्लांट है। अब ये प्लांट क्या कर रहा है, इनके अंदर ये जो उत्सर्जी पदार्थ करेंगे तो ये क्या करेंगे, इनमें गोद भी होगा, इनमें किसी में टैनिन भी होगा, किसी में रेजिन भी होगा। ठीक है, ओके। चलो अगला देखो, मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, परिवहन से। मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, परिवहन से संबंधित है, या उत्सर्जन से संबंधित है। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सारे बच्चे तुम सही सही आंसर बताओ, सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही से आंसर बताओ कि मनुष्य में जो वृक्क है निम्न में से किससे संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। पोषण से, श्वसन से, परिवहन या उत्सर्जन से। बेटा मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि मानव में जो वृक्क है वो उत्सर्जन से ही संबंधित है ना। जब ब्लड का क्या होगा, ब्लड छनता है, ब्लड कहाँ छनता है, किडनी में छनता है। जैसे ही ब्लड छनेगा क्या बनेगा, यूरिन का निर्माण होगा, और यूरिन को तो हम उत्सर्जन के माध्यम से बाहर करते हैं ना, है ना, उत्सर्जन के माध्यम से। तो हमेशा ध्यान देना, मनुष्य में वृक्क जो होते हैं निम्न में से किससे संबंधित होते हैं, तो ये संबंधित होते हैं वृक्क से। तो बेटा ये आपका जो प्रक्रम वाला चैप्टर था, इससे जितने भी रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं, और जिनके आने के चांसेस हैं, वो आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और जिन बच्चे को नहीं समझ में आया होगा वो वापस से इस क्लास को देख लेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास आपकी नहीं है, 25 लगभग 25 या 26-27 मिनट की है क्लास, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको ये क्लास एक बार वापस से रिवीजन करनी है। साथ साथ इस लिंक को सभी बच्चे के पास शेयर करना है, जो कि अभी दोस्त वगैरह आपके नहीं आए हैं उन सभी के पास शेयर करने हैं, ताकि सभी का कम टाइम में और ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के झंझट खत्म हो जाए। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।